नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। हनुमान चालीसा विवाद में अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार भी अब कूद पड़े और उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने का चैलेंज करने वाली सांसद नवनीत राणा और उनके पति को लेकर बयान दिया। और डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है तो अपने घर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और इसके लिए क्या आपके पास अपना घर नहीं है। और उन्होंने राणा दंपति पर हमला जारी रखते हुए कहा कि कई लोग हनुमान चालीसा का नाम लेकर माहौल खराब करने की कोशिश में लगे। और वहीं आपको बता दें कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी, जिससे शिवसेना के कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने दंपति के आवास के आगे विरोध प्रदर्शन भी किया था। और इस मामले में मुंबई पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और बाद में उसमें राजद्रोह का आरोपी भी जोड़ दिया गया था। और वहीं रविवार को मुंबई की एक अदालत ने राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद रविवार देर रात अमरावती से सांसद नवनीत राणा को भायखला महिला कारावास ले जाया गया था। वहीं भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया और वहीं गर्मी की वजह से यूपी में बिजली की डिमांड भी काफी बढ़ गई है, लेकिन प्रदेश के कई इलाकों में निर्धारित रोस्टर के हिसाब से लोगों को बिजली मुहैया नहीं कराई जा रही और इस वजह से लोग काफी परेशान हैं। वहीं जब ये शिकायतें योगी सरकार तक पहुंची तो सीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश भी जारी कर दिए। दरअसल यूपी के कई क्षेत्रों से निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से बिजली आपूर्ति न होने की शिकायतें लगातार आ रही हैं और योगी सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए ऊर्जा विभाग और पावर कॉरपोरेशन को निर्देश भी दिया और सभी क्षेत्र में तय रोस्टर के अनुसार बिजली दी जाए। और सीएम योगी ने कहा कि जो भी व्यवस्था करनी हो करें और शेड्यूल से बिजली दें। और ये आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार शाम ऊर्जा विभाग और पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में दिए थे। और वहीं बैठक के दौरान गर्मी की वजह से उत्पन्न हुए हालात की समीक्षा भी की गई थी और मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने पावर कॉरपोरेशन को सख्त लहजे में कहा कि बिजली आपूर्ति में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि जहां एक तरफ भयंकर गर्मी पड़ रही है तो वहीं लू की वजह से भी लोग परेशान हैं। ऐसे हालात में गांव हो या शहर कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती न की जाए। और सीएम ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़े तो अतिरिक्त बिजली खरीदने की भी व्यवस्था की जाए। वहीं उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान द्वारा कल पार्टी नेताओं से मुलाकात से इनकार किए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने चुटकी ली और ओवैसी की पार्टी ने कहा कि आजम खान सपा मुखिया अखिलेश यादव की हकीकत को समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने सपा नेता से मिलने से साफ इनकार कर दिया। और वहीं एआईएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने दावा किया कि जेल में बंद आजम खान रिहा होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी में शामिल होने का न्योता जरूर कबूल करेंगे, इसलिए उन्होंने सपा नेताओं से मिलने से इनकार किया। और फरहान के मुताबिक अखिलेश यादव ने रविदास मेहरोत्रा को जेल भेजकर आजम खान का अपमान किया है, क्योंकि आजम खान खुद अखिलेश यादव से उम्र और राजनीति दोनों में ही काफी सीनियर है और ऐसे में अखिलेश यादव को खुद सीतापुर जेल जाना चाहिए था या फिर उन्हें अपने परिवार के किसी सदस्य को जेल में भेजना चाहिए था। सिर्फ एक विधायक को भेजकर आजम खान का अपमान किया गया। और वहीं समाजवादी पार्टी लगातार आजम खान के साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के दूसरे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रही है। और फरहान ने कहा कि अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है और उन्होंने दावा किया कि ईद के बाद असदुद्दीन ओवैसी रामपुर जाकर आजम खान के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे और इसके बाद सीतापुर जेल में आजम खान से भी मिलेंगे। और उनके मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने आजम खान के मुद्दे को लेकर आवाज उठाई और उन्हें अपना बड़ा भाई बताया और अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता भी दिया था। और वहीं ओवैसी के न्योते के बाद ही अब दूसरी पार्टियों को भी दिखावे के लिए आजम खान में हमदर्दी होने लगी। वहीं राजस्थान सरकार ने सोमवार रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 239 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए
और वही मंदिर तोड़ने के विवाद में अलवर के राजगढ़ के एसडीएम केशव कुमार मीणा पर ये गाज गिरी है और कार्मिक विभाग ने उनका सस्पेंड ऑर्डर भी जारी कर दिया। और राजगढ़ एसडीएम के ट्रांसफर और सस्पेंड ऑर्डर लगभग साथ साथ निकाले गए और करीब 239 आरएएस अफसरों की तबादले लिस्ट में 186 नंबर पर केशव कुमार मीणा का नाम भी है और उनका तबादला रामगढ़ पचवाड़ा किया गया और इसी समय सस्पेंड ऑर्डर भी जारी कर दिया गया और इस दौरान उनका मुख्यालय क्रमिक विभाग शासन सचिवालय जयपुर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ रहेगा। और अलवर एडीएम डॉक्टर सुनीता पंकज का भी तबादला कर दिया गया और उन्हें जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में प्रशासनिक सचिव के पद पर भेजा गया और अलवर के किशनगढ़ बास के एसडीएम ओम प्रकाश सहारन को डॉक्टर सुनीता पंकज की जगह अलवर शहर के एडीएम पद पर नियुक्त किया गया। और राज्य सरकार के क्रमिक विभाग ने 3 आईएएस अफसरों को लेकर भी आदेश निकाले। उनमें पाली जिला परिषद सीईओ राम प्रकाश का तबादला पीएचईडी विभाग जयपुर में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर किया गया और हेमंत कुमार गेरा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी और क्रमिक विभाग और सामान्य प्रशासन मंत्रिमंडल सचिवालय संपदा स्टे मोटर गैराज सिविल एविएशन डिपार्टमेंट राजस्थान जयपुर की जगह प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्रमिक विभाग राजस्थान जयपुर का नया पद नाम दिया गया है। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई और ये आग गुरुग्राम के मानेसर के सेक्टर 6 में कूड़े के ढेर में लगी और आग इतनी भीषण है कि उसे बुझाने के लिए दमकल की करीब 35 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। हालांकि अभी आग के कारणों का पता नहीं लग पाया और वहीं भीषण आग के चलते धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आ रहा है और वहीं आग की लपटें भी भीषण है। वहीं महाराष्ट्र के भिवंडी में भी लकड़ी के गोदाम में आग लगी थी और वहीं आपको बता दें कि भिवंडी के पार्वती टिम्बर मिल में आधी रात के बाद आग लग गई और आशंका जताई जा रही कि गोदाम के पास शादी समारोह में पटाखों के फटने से ये आग लगी थी और आग इतनी भीषण थी कि लकड़ी का पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि लकड़ी के गोदाम में काम करने वाले 15 से 20 मजदूर समय पर वहां से भाग निकले और आग पर काबू पाने के लिए भिवंडी थाने और कल्याण डोंबिवली के दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची और दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश करते रहे। और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर में सोमवार को आग की 2 घटनाएं हुई। पहली घटना नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में सामने आई। इसमें एक फैक्ट्री में सोमवार दोपहर आग लग गई जिससे 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और वहीं दूसरी घटना दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जामिया नगर के से सामने आई थी। सोमवार को ही यहाँ एक झुग्गी बस्ती में आग लगी जिससे 35 से अधिक झुग्गियां जलकर खाक हो गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई थी। वहीं योगी सरकार जहां भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करे तो वहीं सरकारी कर्मचारी सरकार के साख को बदनाम करने में जुटे और मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के अलीनगर अस्करनपुर गांव का है, जहां सरकार द्वारा गरीब निर्धन और भूमिहीन परिवारों को जमीनों के पट्टे दिए जा रहे हैं। ऊंचाहार तहसील में तैनात लेखपाल अमर सिंह यादव गरीब परिवारों के बीच में जाकर खुलेआम बोल रहा है कि अगर 5 लाख की सरकारी योजना का लाभ लेना है तो 50,000 देने होंगे और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। ये बात मैं कोई चोरी से नहीं बल्कि खुलेआम बोल रहा हूँ। और वहीं लेखपाल अमर सिंह यादव का वीडियो वायरल होने के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ और अब देखना है कि जिला प्रशासन ऐसे रिश्वतखोर लेखपाल पर कब और क्या कार्रवाई करता है। वहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 2 महीने से जारी और इस बीच सोमवार को रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भी सोमवार को बड़ा बयान दिया और उन्होंने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता जारी रखने की बात तो की है, लेकिन साथ ही तृतीय विश्व युद्ध के वास्तविक खतरे की चेतावनी भी दे डाली। और इसके साथ ही रूस की समाचार एजेंसी से बात करते हुए सरगेई ने शांति वार्ता को लेकर यूक्रेन के नजरिए की आलोचना करते हुए कहा कि अच्छी इच्छा की अपनी सीमाएं होती, लेकिन अगर ये दोनों तरफ से बराबर नहीं है तो ये बातचीत की प्रक्रिया में मदद नहीं करता। और उन्होंने आगे कहा कि लेकिन हम यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की टीम के साथ बातचीत कर रहे हैं और ये वार्ता जारी रहेगी।
और हालांकि इस दौरान उन्होंने जेलेंस्की पर बातचीत का नाटक करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो एक अच्छे एक्टर है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर आप ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें कि वो क्या कहते हैं तो आप हजारों विरोधाभास पाएंगे। और मौजूदा तनावों को देखते हुए रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा वास्तविक है और उन्होंने ये भी कहा कि खतरा गंभीर है और ये वास्तविक है और आप इसे कम करके नहीं आंक सकते। और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि समझौते पर हस्ताक्षर के साथ सब कुछ निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। और वहीं रूसी विदेश मंत्री ने आगे कहा कि लेकिन इस समझौते के मापदंडों को उस समय की लड़ाई की स्थिति से परिभाषित किया जाएगा जो समझौते के वास्तविकता बनने के समय होगी। वहीं यूक्रेन की ओर से लगातार मारियोपोल में फंसे लाखों लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालने की अपील की जा रही और इन सब के बीच कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीर भी सामने आई है। और ये तस्वीरें सैटेलाइट से ली गई है और मारियोपोल की ही है और इनमें कतार में कब्र खोदी गई है और लोगों को उसमें या तो दफना दिया गया या फिर दफनाने की तैयारी चल रही है। और वहीं आपको बता दें कि यहाँ करीब 200 से अधिक कब्र होने का दावा किया गया और यूक्रेन के मीडिया हाउस नेक्स्टा ने ये तस्वीर जारी करते हुए बताया कि मारियोपोल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्टारिक क्रीम गांव में ये सामूहिक कब्र है और इन कब्रों में बेगुनाह लोगों को मारकर रूसी सैनिक दफना रहे। और वहीं आपको बता दें कि मारियोपोल के मेयर वादिम बोइनचेंको ने भी कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के इस दक्षिणी शहर को पूरी तरह से खाली कराने की अपील की थी। तब उन्होंने बताया था कि किस तरह रूसी सैनिक आम लोगों के साथ बर्बरता कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हमें केवल एक चीज की जरूरत है और वो है आबादी की पूर्ण निकासी। और मारियोपोल में रूसी सैनिकों ने करीब 1 महीने से तबाही मचा रखी है और वहीं यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था ठप हो चुकी है और लोगों को खाने के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ा और यहाँ मौजूद अधिकतर घर खंडर हो चुका है और इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और यहाँ आपको बता दें कि रूस पर आम लोगों के नरसंहार का आरोप पहली बार नहीं लगा है। इससे पहले भी रूसी सैनिकों ने बूचा में भी बड़ा नरसंहार किया था। तब उस घटना को लेकर रूस की काफी आलोचना हुई थी और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से उसे बाहर भी कर दिया गया था। वहीं सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले टेस्ला के सीईओ एलन मस्क लंबे समय से ट्विटर के शेयरों में निवेश करने के बाद उसे खरीदने की अपनी प्रबल इच्छा जाहिर कर चुके थे और फिलहाल अब वो पूरी तरह से ट्विटर इंक के नए मालिक बन गए। और दरअसल एलन मस्क ने करीब $54.20 प्रति शेयर के रेट पर ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया था, जिसे सोमवार देर शाम ट्विटर के बोर्ड ने एक्सेप्ट भी कर लिया। और फिलहाल ट्विटर की ओर से जानकारी देते हुए इस बात पर मुहर लगा दी गई है कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर को आखिरकार खरीद लिया है। और कंपनी ने यह भी बताया है कि मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए करीब 44 अरब अमेरिकी डॉलर की कीमत चुकाई है। फिलहाल इस बीच टेस्ला के मालिक एलन मस्क का एक और ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर पहले संभावना जताई जा रही थी कि ट्विटर के साथ उनकी डील फाइनल हो सकती है। और बता दें कि सोमवार की शाम एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि उन्होंने इस बात की उम्मीद है कि उनके सबसे बुरे आलोचक अभी भी ट्विटर पर बने रहेंगे क्योंकि इसे ही फ्री स्पीच कहा जाता है, जिसके बाद से उनका ये ट्वीट तेजी से वायरल होने लगा था। और इसके अलावा आपको बता दें कि एलन मस्क बीते कुछ समय से ट्विटर के शेयरों को लगातार खरीद रहे थे, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सीधे तौर पर ट्विटर को खरीदने की पेशकश कर दी थी। और वहीं एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए करीब $54.20 प्रति शेयर के रेट के डील की पेशकश की थी। फिलहाल ये आंकड़ा 1 अप्रैल 2022 के शेयर के क्लोजिंग रेट से 38% ज्यादा है। और वहीं सऊदी अरब के प्रिंस अल वलीद बिन तलाल अल सऊद, जिन्होंने ट्विटर में निवेश किया हुआ है, उन्होंने ट्वीट कर एलन मस्क के ऑफर को ठुकरा दिया था।